MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं। ये भारत की बात है, देश का नंबर 1 शो, और आपके साथ मैं हूं विवेक। तो देश का नंबर 1 शो है, इसलिए बराबर कहता हूं कि कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। चलिए और आइए खबरों की शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज की सबसे ताजा खबर सीमा पार की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में पाकिस्तान वर्सेस अफगान चल रहा है। वॉर 2.0 क्यों कह रहे हैं, तस्वीरों के जरिए हम बताने जा रहे हैं। जरा तस्वीरें लाइए। अफगानिस्तान पर हमला हुआ है, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दी है। अब पठान लेंगे बदला, लेकिन उससे पहले तस्वीरें देखिए। और चलिए इस धमाके के बाद अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि जो तबाही का आलम था वो कैसा था। मदरसा समेत 7 ऐसे ठिकाने जहां पर जमकर बमबार्डिंग हुई और सब कुछ तहस नहस हो गया। रात के अंधेरे में सायरन की आवाज बजती रही, लेकिन एआई की मदद से कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुनीर का आदेश हुआ और जो उनके जो एरियल कमांडर हैं वो उड़ चले धमाका करने के लिए, और एक के बाद उन ठिकानों को निस्तानाबूद किया जाने लगा जो मुनीर के खिलाफ जंग मोल ले रहे थे। 12 ऐसे ठिकानों पर अटैक किया गया। ये एआई जनरेटेड तस्वीरें हैं। तो इन हमलों के बाद अफगानिस्तान में मातम है, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन अब बदला लेने की प्लानिंग भी चल रही है, क्योंकि अफगानिस्तान पीछे नहीं हटने वाला। तस्वीरें ये गवाह हैं, क्योंकि तालिबान अब बदला लेगा। तो इन हमलों के बाद अफगानिस्तान बदला लेने के मूड में है। पठान बदला जरूर लेंगे, लेकिन दावा किया जा रहा है कि लश्कर का चीन पर अटैक, ये दावा किया जा रहा है। इन तस्वीरों के जरिए देखिए। तो चीन में सिर्फ धमाका ही नहीं हुआ, तस्वीरें हम आपको दिखाते जा रहे हैं। सिर्फ धमाका नहीं हुआ, 1 2 नहीं बल्कि 3 ऐसे धमाके हुए। जरा देखिए चीन के हालात क्या हैं। रमजान के महीने में आतंकिस्तान ने आधी रात में पठानों का खून बहाया तो तालिबान का खून खौल उठा। पीएलए की मार से परेशान मुनीर ने बेगुनाह अफगानों पर रात को बम बरसाए। F-16 से एयर स्ट्राइक कर अफगानिस्तान में 60 ठिकानों को निशाना बनाया तो तालिबान गुस्से से लाल उठा। चंद दिन पहले काबुल पर अटैक और अफगान में घुसकर दूसरा एयर स्ट्राइक कर मुनीर ने अपने ही डेथ वारंट पर साइन कर दिया, क्योंकि तालिबान ने पहले ही पाकिस्तान में इतने धमाके किए थे कि शहबाज तुर्की और सऊदी कतर से भीख में समझौता मांग रहे थे। यानी तालिबान इस बार पाकिस्तान से एयर स्ट्राइक का ऐसा बदला लेगा कि पठानों की मार पाकिस्तान और मुनीर कभी नहीं भूलेंगे। बस देखते जाइए आज रात कितनी बड़ी जंग होने वाली है।
तो मुस्लिमों की बात करने वाला पाकिस्तान आखिर चाह क्या रहा है, ये सब कुछ स्पष्ट हो चुका, साफ हो चुका, क्योंकि रोजेदारों पर सोते समय हमला हुआ। आइए आपको बताते हैं क्या हुआ। पाक ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। बड़ी एयर स्ट्राइक थी, 7 ऐसे ठिकाने जिन पर एक के बाद एक बमबारी की गई। ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो लोग थे। पाकिस्तान का दावा है कि ये ठिकाने टीटीपी और आईएसकेपी से जुड़े हुए थे, जबकि जो तस्वीरें सामने आई वो बताती हैं कि आम अफगानी लोग टारगेट पर थे। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने इसमें F-16 और JF-17 से हमला किया। रात में यही दोनों उड़ रहे थे। रात करीब 1 बजे जब क्वेटा के सामुगली बेस से 7 से 8 फाइटर जेट उड़ते हैं और हमले करते हैं, और इस हमले में एक मदरसा तबाह होता है, जबकि करीब 20 लोग मारे जाते हैं। दरअसल बीएलए ने पहले ही पाकिस्तान के तमाम सैनिक बंधक बना रखे हैं, जिससे पूरी दुनिया में मुनीर की नाकामी पर थू-थू हो रही है, जबकि दूसरी तरफ इस्लामाबाद, बाजौर और बन्नू में लगातार हमले जारी हैं। आतंकी और बागियों के हमले के आगे पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से बेबस हो चुकी है। अब नाकामी छिपाने के लिए मुनीर ने अफगानिस्तान पर हमला करवा दिया। अफगानिस्तान ने इसे संप्रभुता पर हमला और बच्चों का नरसंहार बताया है। यानी कि अफगान तालिबान अब मुनीर से बदले की तैयारी में जुट गया है, क्योंकि पाकिस्तान पहले भी काबुल पर ऐसे ही अटैक की गलती कर चुका है। तब तालिबान ने बदला लेते हुए पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों पर अपना कब्जा बना लिया था। इस बार तालिबान पहले से बड़ी जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी में है, लेकिन जो हमला हुआ, अफगानी मारे गए, वहां लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं खुशियां मना रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर 7 मुकामात पर हवाई हमले किए हैं और पाकिस्तान ने ये दावा किया है कि उसने हाई वैल्यू टारगेट्स वहाँ पे मारे हैं। पाकिस्तान ने रात कुछ ही घंटों बाद, बन्नू हमले के कुछ घंटों बाद, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया, और जो वज़ीर इत्तलात है उनके मुताबिक ये हमला फितना उल खारिज और इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान ISKP इनके कैंप्स पर किया गया है, और ये हमले इंटेलिजेंस बेस पे के ऊपर किए गए हैं और क्वाइट प्रिसीजन जो वेपन्स हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं, एक्यूरेट उनके टारगेट से। हालांकि एक्सपर्ट बेहतर बता पाएंगे, एक्सपर्ट पहले बेहतर बता पाएंगे कि आखिर जो हमले हुए अफगान में इसका क्या असर होगा, और जब पठान बदला लेंगे तो उसका दूरगामी प्रभाव कितना पाकिस्तान को झेलना पड़ सकता है। सुनिए। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का हमला पाकिस्तान और असीम मुनीर के लिए घातक साबित होगा, क्योंकि अफगानिस्तान ऐसा देश है जिसने इतिहास में कभी भी किसी दूसरे देश को उस पर ना हमला करने दिया है, और अगर किसी देश ने हमला किया है तो उसका पलटवार बहुत बड़ा जवाब दिया है। ये असीम मुनीर की भारी गलती है जो आने वाले समय में पाकिस्तान और असीम मुनीर के लिए बहुत घातक साबित होगी। तो रमजान का पाक महीना चल रहा है, रोजेदारों को सिर्फ अब जो है वो नींद है, क्योंकि रोजेदार जो है वो शुद्धिकरण की अवस्था में थे, लेकिन होता क्या है, जब वो सो रहे होते हैं तो उनके ऊपर अटैक होता है। यानी कि पाकिस्तान जो इस्लाम की रक्षा की बात करता है, देखिए अटैक के बाद का मंजर। जो हमले देख रहे हैं, जो आग की चिंगारी देख रहे हैं, ये रिहायशी इलाका है जहां आम लोग रहते थे, और आम लोगों को ही एयर स्ट्राइक के जरिए निशाना बनाया गया। इसमें कई बेगुनाह लोगों की मौत हुई है। तस्वीरें देखते जाइए। लोगों की परेशानियां बढ़ गई है, लेकिन हम आपको AI के जरिए दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से फाइटर जेट्स, जो पाकिस्तानी फाइटर जेट्स से उन्होंने उड़ान भरी और कैसे उन्होंने एयर स्ट्राइक किया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बॉर्डर पार करते हैं, टारगेट लॉक करते हैं, और एक के बाद एक कई ऐसे ठिकाने, कुल 7 ठिकानों पर अटैक करते हैं।
F-16 हो या JF-17, दोनों ही लड़ाकू विमानों से एक के बाद एक हमले किए गए। लेकिन इसके बाद जो गुस्सा है अफगानिस्तान का, वो अब इन तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे। चहल पहल बढ़ गई है बॉर्डर इलाकों में। जो अफगान लड़ाके हैं उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। बॉर्डर की तस्वीरें। पाकिस्तान कितनी भी खुशियां मना रहे हैं, लेकिन उसे याद नहीं है कि पिछली बार क्या हुआ था, किस तरीके से पाकिस्तानी सेना को अपनी पतलून उतारकर भागनी पड़ी थी और कैसे अफगान फोर्सेस ने उन पर हमला किया था। इसकी बानगी है ये तस्वीरें। तो इस हमले के बाद अफगान के लोगों में गुस्सा है, बदला लेने की तैयारी हो रही है। बॉर्डर पर लगातार गश्ती बढ़ा दी गई है। हम आपको कुछ और जानकारियां बताते हैं। पाकिस्तानी सेना लगातार अपने सैनिक और अफसर खोती जा रही है। BLA के साथ TTP ने कुछ सालों में भारी हमले किए। चंद दिन पहले की बात है जब खैबर पख्तूनख्वा में एक आत्मघाती हमला होता है। खुफिया अभियान के दौरान TTP ने सेना के काफिले को निशाना बनाया और इतना बड़ा हमला कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक सिपाही की इसमें मौत हो जाती है। 16 फरवरी को बाजौर में भी एक बड़ा आत्मघाती हमला हुआ था। 16 फरवरी के हमले में 11 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई थी। पाकिस्तानी सेना का मानना है कि इन हमलों के पीछे TTP का हाथ है और TTP अब तक 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार चुकी है। लेकिन TTP के टॉप कमांडर अफगानिस्तान की पहाड़ों में छिपे हैं। TTP से बदला लेने के लिए मुनीर ने एयरफोर्स को ऑर्डर कर दिया और इसके बाद खुफिया इनपुट्स के आधार पर हमले के 60 टारगेट चुन लिए गए। लेकिन अफगानिस्तान अपनी सीमा में TTP के होने से इनकार करता है और तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को पिछली गलती की अब याद दिला दी है। पिछली बार अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह किया था। कई इलाकों में तालिबानी सैनिकों ने कब्जा कर लिया था, हथियार जब्त कर लिए थे। यानी एक बार फिर पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का मोर्चा खुल सा गया है। चलिए देखिए कि किस तरीके से हमले के बाद अफगान आवाम में गुस्सा है, जो साफ उनके चेहरों पर, उनके बयानों में झलकता है। अब एक बार एयर स्ट्राइक हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ। दुनिया, जितनी दुनिया है, पूरी दुनिया ये बात सुन ले कि इतनी बार एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पे हुआ है। यहां पर जो है क्रिकेट प्लेयर शहीद किए गए, यहां पे बच्चों को मारा गया, यहां पे घर तोड़े गए, यहां पे इस्लाम की सारी चीजें पांव के नीचे करके दीन को भी पीछे छोड़ के मस्जिदें भी शहीद की गई पाकिस्तान की तरफ से। दुनिया ये बात जान ले और दुनिया ये बात सुन ले, अगर तालिबान खड़ा होके पाकिस्तान की सरकार को गिरा देता है, पाकिस्तान की आर्मी को सरेंडर करवा के आसिम मुनीर के पीछे कुंडा डाल के उसे सड़क पे खींचता है, तो दुनिया ने ना कहे कि भाई ये तालिबान बड़े जालिम है। क्योंकि बर्दाश्त की जो हद होती है वो मेरे ख्याल से कल रात को टूट गई। तो बेहद इस हमले के बाद आवाम गुस्से में है, लेकिन तालिबान बदला कैसे लेगा, कौन सा रूप होगा, एक्सपर्ट से समझते हैं। सुनिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बॉर्डर इलाके में 7 ठिकानों के ऊपर एयर बम्बार्डमेंट किया है। उसमें एक घर में 23 लोग मारे गए हैं, एक स्कूल में 19 लोग मारे गए हैं। अफगानिस्तान कह रहा है कि हमारे स्कूल और हमारे रेजिडेंशियल एरियाज के ऊपर हमला किया है पाकिस्तान ने और हम इसका बदला लेंगे। अब बदला कितना सख्त होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है इस बात से कि कुछ समय पहले अफगानिस्तान ने नूर वली मसूद को मारने के लिए काबुल में एक एयर बम्बार्डमेंट किया था और उसके बाद अफगानिस्तान के ट्रूप्स ने, लड़ाकों ने पाकिस्तान सोल्जर्स की पतलों ने डोरन लाइन पर टांग दी थी। TTP ने हमला करके तो उसके 15 सिपाहियों को मार दिया था, जिनकी लाशों को ले जाने के लिए वाहन नहीं मिला तो गधे पर लाद कर ले गए थे। यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर पहले से कहीं ज्यादा अनुपातिक दृष्टि में हमला करेगा। लेकिन गुस्सा सिर्फ अफगान में नहीं है, जो पाकिस्तान में रहने वाले पश्तून हैं उन पर भी पाकिस्तानी गोली चल रही है। यहाँ पर वो भी परेशान है। पाकिस्तानी सेना की जो गोलियां हैं, बेगुनाह नागरिकों पर लगातार हमले हो रहे हैं।
साफ तौर पर दिखता है, लेकिन पश्तून आवाम जो है वो मुनीर से बेहद खफा है। अब लोग सड़कों पर उतरना उन्होंने शुरू कर दिया। उनकी आवाजें भी जरा सुनिए, देखिए। तो सड़कों पर पश्तून आवाम मुनीर के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। तो किस तरह कातिल फौज, पाकिस्तान की जो कातिल फौज है, विद्रोह ऐसा है कि लोग उन्हें दहशतगर्द बता रहे हैं, भगा रहे हैं। ये भी देखिए। तो घमासान आपने देखा कि घमासान मचा हुआ है, विद्रोह की आग झलक रही है। लेकिन अगर हम देश की बात करें, भारत की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में योगी के खिलाफ अब अलग तरह का षड्यंत्र हो रहा है। हम आपको बता रहे हैं योगी की सनातनी उड़ान, क्योंकि बाबा जापान जा रहे हैं, लेकिन कई लोगों को इससे परेशानी है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि क्या चल रहा है। योगी विदेश चले, लेकिन उससे पहले हो क्या रहा है देश में। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद मामला जो है काफी गर्म हो गया है, और ऐसे में अब सियासी घमासान मच चुका है। जैसा कि हमने कहा कि योगी विदेश चले, जापान जा रहे हैं, वहां की टेक्नोलॉजी को समझने के लिए और भारत को भी उन्नत बनाने में ये मदद करेगी। लेकिन कई लोग पच नहीं रहा। इधर अवमुक्तेश्वरानंद मामले में क्या क्या चीजें हुई, FIR दर्ज हो गई, जांच वाली जगह पर टीम पहुंचती है। अब जांच का जो दायरा है वो लगातार बढ़ गया है, क्योंकि अब पॉक्सो एक्ट के तहत ये मामला दर्ज हो चुका है। लेकिन राजनीति अपनी दिशा में, अखिलेश यादव अब राम भद्राचार्य को टारगेट कर रहे हैं। अब इनसे ये चीजें पच नहीं रही है कि अवमुक्तेश्वरानंद पर FIR हो गई, किस मामले में हुई, उस जगह पर टीम पहुंच गई, जांच हो रही है। अब जरा सुनिए ये किस तरह से इस घटना के बाद क्या कह रहे हैं। राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय राम भद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। अखिलेश की पॉलिटिक्स नंबर 1 की राम भद्राचार्य को उन्होंने टारगेट किया। दूसरी पॉलिटिक्स ये है कि उन्हें पता है कि बाबा चले जापान, तो यहां पर खुला ऑफर उन्होंने दे दिया। और ऑफर क्या है कि 100 विधायक लाओ और CM बन जाओ। कहने का मतलब यह कि यूपी में सरकार गिराने की तैयारी हो रही है, और दोनों ही डिप्टी CM को अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऑफर दे दिया है। लेकिन इन बातों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बेहतर सरकार चलानी है। और देखिए, प्रधानमंत्री के साथ वो नित नए विकास के आयाम गढ़ते जा रहे हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से मोदी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ यूपी की रफ्तार तेज करने पर जोर दिया जा रहा है। डबल इंजन की ताकत से उत्तर प्रदेश को विकास की पटरी पर दौड़ाने वाले योगी के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है। क्या विदेश दौरे से आते ही योगी की सरकार गिरने वाली है? प्लान अखिलेश यादव ने बनाया। हम लोग ऑफर देते हैं, वो बात फिर रिवाइव करते हैं ऑफर दोबारा। 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। तो ले हैं 100 विधायक, मन तो दोनों का ही है। पहले अवमुक्तेश्वरानंद विवाद में सनातनियों को बांटने की कोशिश, फिर स्वामी राम भद्राचार्य को 420 बताकर जेल भेजने की कोशिश।
और अब एफआईआर पर सियासी साजिश। क्या अखिलेश यादव एक तीर से दो शिकार करने वाले हैं? हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। यानी यूपी के मुख्यमंत्री जो यूपी में सिंगापुर और जापान मॉडल से विकास का सपना देख रहे हैं, उनके विदेश दौरे पर जाते ही अखिलेश यादव दो फ्रंट पर एक्टिव हो गए हैं। मानो योगी के लौटते ही उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है। तो योगी आदित्यनाथ जापान चले, लेकिन अखिलेश की राजनीति जो है वो अपने कदम से चल रही है, पूरी रफ्तार में है। वो चाहते हैं कि योगी जब लौट कर आए उससे पहले कुछ बड़ा खेला कर दें। लेकिन सीएम योगी आज से सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं। इस दौरान 30 से ज्यादा वैश्विक कंपनियों से डील करने वाले हैं और योगी की गैर मौजूदगी में जो यहां पर सियासी खिचड़ी है वो बनाई जा रही है। अखिलेश यादव इसके सूत्रधार हैं। अविमुक्तेश्वरानंद विवाद को तूल दे रहे हैं और दर्ज जो मुकदमा हुआ है शंकराचार्य पर उसका विरोध कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि यह सरकार अब बचने वाली नहीं है, साथ ही कहा कि अब यह सरकार एक कदम आगे निकल गई है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को अपमानित किया जा रहा है, ये जो कहना है वो अखिलेश यादव का है। अपमान करने के लिए 20 साल पुरानी घटना तलाश कर लाई गई है। दरअसल अविमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो कोर्ट ने आदेश जारी किया है और यौन शोषण का मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट ने इस आदेश पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें अविमुक्तेश्वरानंद के साथ उनके जो शिष्य हैं मुकुंदानंद, वो भी आरोपी बनाए गए हैं। अब इस एफआईआर के खिलाफ यूपी में सियासत शुरू हो गई। हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद खुद को बेकसूर बता रहे हैं, सफाई दे रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, अगर किया है तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब चलिए अखिलेश की पॉलिटिक्स क्या कह रही है और अपनी सफाई में रिपब्लिक भारत से अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा, दोनों को एक साथ सुनिए। अन्यायी अगर अन्याय पर उतारू है तो न्याय की मांग के लिए हम लोग भी प्रतिबद्ध हैं। जो भी बनावटी चीज़ होती है उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ी देर के लिए आकर के माहौल बदलता है, लेकिन फिर अंत में जो सत्य है वो सुस्थिर रहता है। उनके पास हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं है, इसीलिए वो ये दूसरे रास्ते अपना रहे हैं। लोग यही तो कह रहे हैं कि जब आप अपने मठ में रहते हैं तो आप शंकराचार्य मानते हैं और जब मुख्यमंत्री की कुर्सी में सदन में खड़े हो जाते हैं तब आपको शंका हो जाती है। ये जो आदित्यनाथ हैं ये उस बीजेपी के प्रतीक बन गए हैं जो दमन, भय, भयादोहन के नारे पर चल रही है कि हम डराएंगे और डरा करके सबको हड़का करके काम करेंगे। ये सरकार एक कदम आगे निकल गई है। ये लगता है कभी अंधेरे में या रात में फिल्म देखते हैं 20 साल बाद, हर बात इनको 20 साल बाद पता लगती है। हमारा जो एक पैनलिस्ट था उसकी 20 साल पुरानी घटना, शंकराचार्य जी को बताओ अपमानित करने के लिए कहां से ढूंढ के लाए, किसको ढूंढ के लाए? हाँ, हालांकि आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। लेकिन इस बात से अलग हिंदुओं को बांटने वाली जो ताकतें हैं, जो राजनीति है, उससे अलग आरएसएस ने अब मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि चहलकदमी बढ़ गई है। अयोध्या में आरएसएस के जो कैडर हैं वो मौजूद हैं और संदेश दे रहे हैं कि एकजुट रहना है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने साफ कर दिया है इस बात से अलग कि आखिर अखिलेश की जो चिंता है वो क्या इशारा करती है। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से वातावरण को दूषित करने की कोशिश की जा रहा है। देखिए, आचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं।
तो जब योगी आदित्यनाथ ने अपने तर्कों से अखिलेश यादव को घेर लिया, बचने का कोई मौका नहीं दिया, तो अखिलेश ने भी प्लान कर लिया कि अब सरकार गिरा देनी चाहिए और कुछ उसकी प्लानिंग वैसी ही चल रही है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश। हम लोग ऑफर देते हैं, वो फिर रिवाइव करते हैं ऑफर दोबारा, 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। एक जने लखनऊ में, बाकी एक जने तो बाहर है। तो ले ले हैं 100 विधायक, मन तो दोनों का ही है। तो साफ तौर पर मोदी हो चाहे योगी हो, वो अपने जवाब दे रहे हैं, अपने कामों से जवाब दे रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ध्यान जो है विकास पर है। यूपी की राजनीति में ऑफर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। योगी के विदेश दौरे पर जाते ही अखिलेश एक्टिव हो गए और उन्होंने यूपी के दोनों डिप्टी सीएम को ऑफर दे दिया। ऑफर क्या था? मुख्यमंत्री तो जापान जा रहे हैं, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। उनके पीछे वो दोनों डिप्टी सीएम को ऑफर देते हैं कि वो अपने 100 एमएलए को लेकर आए और मुख्यमंत्री बन जाए। अखिलेश यादव ने कहा वैसे भी दोनों सीएम बनना चाहते हैं, दोनों ही उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं। बस ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य को सही मौके का इंतजार है। तो इससे अच्छा ऑफर मौका नहीं मिलेगा जब सीएम योगी विदेश जा रहे हैं, ये अखिलेश ने कहा। उन्होंने कहा कि उनके पीछे जो पहले 100 विधायकों को लेकर आएगा वो ही बन पाएगा और ये ऑफर उस वक्त आया है जब सीएम योगी उत्तर प्रदेश में नहीं है। वो 4 दिनों के लिए जापान और सिंगापुर के दौरे पर रहेंगे, जहां यूपी में निवेश के लिए बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि से उनकी मुलाकात होगी। साथ ही यूपी में जापान सिंगापुर मॉडल से विकास को रफ्तार देने पर बात होगी, जिसका संदेश प्रधानमंत्री मोदी आज मेरठ से दे रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा। तो अखिलेश यादव को जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। 10 साल पहले तक यूपी की चर्चा किन बातों के लिए होती थी? हर किसी को मेरठ के दंगे, पश्चिम यूपी में क्रिमिनलों की गैंग, खराब सड़कें, बिजली की कटौती और पिछड़ेपन की परिस्थितियां, यही कुछ चर्चा में रहता था। पश्चिमी यूपी के अपराध पर फिल्में बनती थी, फिल्में। सपा सरकार ने यूपी का ये हाल करके रखा था, लेकिन आज यूपी को विकास के लिए जाना जा रहा है। और चलिए अब बात करते हैं उस ताकत की जो देश के विकास के लिए दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन विपक्षी उनकी इस ताकत से परेशान है, क्योंकि मोदी योगी की जोड़ी जो है कांग्रेस सपा को ले डूबेगी, यही सवाल है। चलिए हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पीएम जो है मेरठ में थे, लेकिन उससे पहले आपको एक शॉर्ट्स दिखाते हैं जिसके माध्यम से आप पता कर पाएंगे कि आखिर उस ताकत का जिक्र इस वक्त हम क्यों कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल है जो भारत की सफलता को पचा नहीं पा रहे। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। तो उस ताकत की बढ़ती हुई एक छोटी सी झलक आपने देखा, और प्रधानमंत्री का वो तरीका भी जिसमें वो प्रहार करते हैं, लेकिन बहुत ही मजबूती के साथ। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी मेरठ में थे, तब भी ये विकास की योजनाओं को हरी झंडी दिखा रहे थे, योगी की पीठ थपथपा रहे थे और 27 के चुनाव के लिए अभी से बधाई दे रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एआई समिट में कांग्रेसियों के हंगामे को नहीं भूल पाए हैं। इस जगह से यानी कि मेरठ से हरी झंडी दिखाने के बावजूद उन्होंने करारा जवाब दिया है।
कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। लेकिन बीजेपी के जो युवा कार्यकर्ता अभी भी गुस्से से लाल है। देश का अपमान हुआ और देखिए कांग्रेस के खिलाफ जो हल्ला बोल है वो साफ तौर पर अब सुनाई देने लगा है। भारत को झुकाने की कोशिश होगी वैचारिक आतंकवाद से। इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट लोग सक्रिय हैं, देश का गद्दार है, देश का गद्दार है। दोस्तों, अब भारत को कोई बम गोले से नहीं हरा सकता, भारत को कोई बम गोले से नहीं हरा सकता। भारत को झुकाने की कोशिश होगी वैचारिक आतंकवाद से। इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट लोग सक्रिय हैं, देश का गद्दार है, देश का गद्दार है। तो बीजेपी के युवा कार्यकर्ता जो सड़कों पर हैं, उस दिन से उन्हें ऐसा लग रहा है कि देश का जो अपमान हुआ है उसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस जिम्मेदार है। उसके सबूत भी सामने हैं। लेकिन फिलहाल रही सही कसर योगी आदित्यनाथ ने निकाल दी, उन्हें भी जरा सुनिएगा। एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का। ये यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन हम देश की कीमत पर सौदेबाजी करें। तो कांग्रेस का मंसूबा क्या है वही जाने। लेकिन ऐसा लगता है कि जिस गठबंधन की बिना पर वो आगे निकलना चाहती है, कहीं ना कहीं एक कच्चा, एक बड़ा धोखा मिलने वाला है इंडिया गठबंधन को। आज मेरठ से पीएम मोदी ने चुनावी शंखनाद कर दिया। उन्होंने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई और टारगेट पर अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी को लिया। पीएम मोदी ने एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन पर हमला बोल दिया। सीधा हमला था। उन्होंने कहा, अपने ही देश में कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो भारत की सफलता को पचा नहीं पा रहे। जहां पूरा देश गर्व से भर गया, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने वैश्विक आयोजन को गंदी, नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी मेहमान के सामने कांग्रेसियों ने कपड़े उतार दिए। पीएम मोदी ने कहा कि देश जानता है कि आप पहले से नंगे हो, फिर एआई समिट में कपड़े उतारने की क्यों जरूरत पड़ी। साथ ही कहा कि हम तो वो लोग हैं जो गांव में किसी के यहां शादी अगर होती है तो पूरा ही गांव उसे सफल बनाने में जी जान से जुट जाता है, ताकि मेहमान जो आए वो गांव की अच्छी छवि लेकर जाए अपने दिलो दिमाग में। लेकिन कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी हुई है। और आखिर में कहा कि ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री ने कई बातें उन्होंने कही और सीधा हमला कर दिया। लेकिन कुछ और बातें उन्हीं की जुबान से जरा सुनिए, अच्छा लगेगा। हम तो वो लोग हैं जो गांव में किसी के यहां शादी ब्याह होता है तो पूरा गांव उसे सफल बनाने में जी जान से जुट जाता है, ताकि मेहमान गांव की एक अच्छी छवि लेकर जाएं। लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं था और न ही उस समय बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था। तो एक कहावत है कि अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली, और कांग्रेस ने जो किया
एआई समिट में उसने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। रही सही कसर जो है प्रधानमंत्री मोदी और योगी निकाल रहे हैं। देखते हैं और क्या बातें हैं। चलिए हम आपको बताएं कि किस तरीके से पीएम मोदी ने एक जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया और प्रधानमंत्री ने यहां तक कह दिया कि जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। यानी कि प्रधानमंत्री जो कहना चाहते थे, जो संदेश देना चाहते थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और आज पहली बार पीएम मोदी ने विपक्ष की तारीफ की। विपक्ष में सारी पार्टियां थी, सिर्फ कांग्रेस को अलग रखा। उन्होंने एआई समिट की घटना का जिक्र किया और अटैक किया। उन्होंने एआई समिट को लेकर कहा कि टीएमसी और डीएमके ने गलती नहीं की, मायावती और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने पाप नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के बेलगाम नेताओं ने पाप किया है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। यानी पीएम मोदी ने बता दिया कि देश को सिर्फ कांग्रेस कलंकित कर रही है। ऐसा पहली बार हुआ जब पीएम ने विपक्ष और कांग्रेस में फर्क समझा दिया है। बताया कैसे प्रोटेस्ट के बाद इंडी गठबंधन अलग थलग पड़ गई, क्योंकि विपक्षी दल ही अब कांग्रेस की करतूत पर थू थू कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक चीज बताई और इस बात को क्लियर किया कि आखिर कांग्रेस से बाकी अलग कैसे हो गए। चलिए हम आपको बताते हैं नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा। जरूरी है सुनना, सुनिए। देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। और चलिए उस करतूत की अब बात करते हैं जो खबरों में है। और खबर यह है कि जो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं वो नहीं मानने वाले। भारत छोड़िए, नेपाल में भी नहीं मान रहे, क्योंकि हिंदू मोहल्ले पर मुस्लिमों ने हमला किया, पत्थरबाजी की, चप्पल बरसाए। तस्वीरें जरा देखिए, तस्वीरों को लाइए। ये नेपाल का रोहतहट इलाका जहां मस्जिद से हिंदुओं पर फेंके गए हैं पत्थर, जरा देखिए। तो इसके पीछे की कहानी हम आपको बता रहे हैं। देखिए मस्जिद के ऊपर से पत्थर फेंके जा रहे हैं और ये हिंदुओं की बारात जा रही थी, लेकिन मुसलमानों ने किस तरीके से पत्थर फेंके। ये छत की तरफ से पत्थर आ रहे थे जिसका जवाब दिया जा रहा था, जवाब देना जरूरी था, लेकिन मस्जिद से हिंदुओं के त्योहारों पर, हिंदुओं के किसी कार्यक्रम पर पत्थर फेंकना, ये आप देख रहे हैं साफ तौर पर। अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शादी में गाना बजाने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ, कहा सुनी हुई, और उसके बाद दोनों ही तरफ से पत्थर चलने लगे। लेकिन शुरुआत किसने की? शुरुआत मस्जिद से पत्थर फेंके गए, जिसकी तस्वीरें देखिए। तो नेपाल में एक मस्जिद के आसपास भगदड़ मची है, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए 5 मिनट में हिंदुओं को मार डालेंगे। एक ऐसा जिहादी है, कट्टरपंथी है, जो खुलेआम धमकियां दे रहा है। जरा देखिएगा, सुनिए। रप्पा फाड़ेंगे, रप्पा रप्पा। सिर्फ 5 मिनट पुलिस प्रशासन को हटा दीजिएगा, मियां भाई बता देगा सबको। फाड़ दूंगा, रप्पा रप्पा फाड़ दूंगा, रप्पा फाड़ेंगे, रप्पा रप्पा। सिर्फ 5 मिनट पुलिस प्रशासन को हटा 5 मिनट की धमकी दी जा रही थी, केवल 5 मिनट छोड़िए। और ये कहीं ना कहीं से ये लेकर आए थे जो 15 मिनट वाला हवाला दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद नेपाल की पुलिस एक्टिव हो जाती है। हुड़दंगियों को, ऐसे दुर्वचन बोलने वालों को पकड़कर घसीटते हुए ले जा रही है। से फेंक रहा है। इसके बाद रोहतक जिले की अगर बात करें तो कई जगहों पर कर्फ्यू जैसे हालात है, कर्फ्यू लगा दिया गया है। एक जगह लोगों के इकट्ठा होने पर मनाही है ताकि पूरे माहौल को शांत किया जा सके। पत्थरबाज बचने नहीं चाहिए। फिलहाल पुलिस की गश्ती आप देख पा रहे हैं।
जयनगर रामपुर का बंकुल बल बल स्टेशन बल भयो बिरुदी गएको झन्डै बिरुदी गएको हो छोडेर पनि अनि सबै चाहिँ टोलीहरू बेलबिछुवा मढिया औरैया जयनगर रामपुर का बंकुल बल बल स्टेशन बल भयो बिरुदी गएको झन्डै बिरुदी गएको हो छोडेर पनि अनि सबै चाहिँ टोलीहरू मुस्लिम कट्टरपंथियों के उत्पात से दुनिया परेशान है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमात का हिंदुओं पर खौफनाक जुल्म कोई भूल नहीं सकता। अब नेपाल में जमात उपद्रवियों ने अपना उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। ये उत्पाती जहां भी हैं, वहीं हिंदुओं को अपनी कट्टरपंथी सोच का शिकार बना रहे हैं। इसलिए अब भारत से इन कट्टरपंथियों को माकूल जवाब देने की हुंकार भरी जा रही है। निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवा। जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। कट्टरपंथियों की कट्टर सोच पर करारा प्रहार का वक्त आ चुका है। वक्त रहते समाज के नासूरों का पक्का इलाज जरूरी है। तो धर्म पर किसी भी तरह का धर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन धर्म की आड़ में कुछ लोग जो 5 मिनट वाली धमकी दे रहे हैं, उसका भी जवाब नेपाल की पुलिस ने तुरंत के तुरंत दे दिया। चलिए देखते हैं। नेपाल में 5 मार्च को आम चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले नेपाल में हिंसा भड़काई जा रही है। इस बार हिंसा कट्टरपंथी सोच वाले भड़काना चाहते हैं। रोहतक जिले के गौर नगर पालिका में उपद्रव होता है। एक हिंदू की बारात जा रही थी, लेकिन मस्जिद के ऊपर से पत्थर फेंके गए। मुस्लिमों ने बारात में बज रहे डीजे को जबरन बंद करने को कहा। मुस्लिमों ने सबगाढ़ा गांव में रहने वाले हिंदुओं पर हमला कर दिया और इतना ही नहीं, एक कट्टरपंथी ने हिंदुओं को खत्म करने की धमकी दी। 5 मिनट में हिंदुओं को मिटा देने की बात उसने कही। हिंसा और तनाव के बीच नेपाल पुलिस मौके पर पहुंचती है। सबगाढ़ा गांव से पुलिस ने करीब 20 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया। सांप्रदायिक झड़प के बाद रोहतक के कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालात को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। कर्फ्यू के दौरान सभाएं, रैलियां, बैठकें, जुलूस सब बंद रहेंगे। रोहतक के डीएम दिनेश सागर ने लोगों से शांति की अपील की। तनाव के बाद सोशल मीडिया पर विरोध निगरानी रखी जा रही है कि अगर कहीं से कोई विरोध करता है तो उस पर मॉनिटर हो रही है। प्रशासन ने अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील की है। चलिए बाबा बागेश्वर को जरा सुनते हैं, क्योंकि ऐसे कट्टरपंथियों पर करारा प्रहार धीरेन्द्र शास्त्री ही कर सकते हैं। हमारा एक भी सपना है, भगवा ये हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। इसलिए दोनों हाथ उठा के कहो, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अब जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद पर जिएंगे। किस पर जिएंगे? भारत माता के लिए जिएंगे। किसके लिए जिएंगे? और कुछ लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो तिरंगा में चांद चाहते हैं, हम चांद पर तिरंगा चाहते हैं। बस इतना। तो केवल नेपाल की बात नहीं है, भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ के गुजरात में भी कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिला। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अहमदाबाद की, जहां पर हिंदू शादी कार्यक्रम में किस तरीके से रोड़ेबाजी, पत्थरबाजी मुस्लिमों की तरफ से की गई है। तस्वीरें देखिए। शादी में विघ्न डालने की पूरी कोशिश की गई, हंगामा किया गया, लेकिन इसके बाद क्या होता? अगली तस्वीर अहमदाबाद में मुस्लिम गुंडों की करतूत, जहां पर जो गाड़ियां खड़ी थी, 2 व्हीलर्स खड़े थे, उन बाइक्स को भी पूरी तरह इन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया। सड़कों पर सिर्फ बाइक्स ही बाइक्स बिखरी पड़ी।
लेकिन जब उन गलियों से अगर आप गुजरेंगे तो कुछ और तस्वीरें सामने आती हैं। सिर्फ बाइक्स नहीं थी, वहां पर कई कारें थी और इन कारों की संख्या 7 से अधिक थी। उन कारों को भी जरा देखिए किस तरीके से कार को निशाना बनाया गया। जो गाड़ियां खड़ी थी उनके शीशे तोड़ दिए गए। तो राम भजन से ऐतराज है और शादी में, हिंदुओं की शादी में अगर राम भजन बजाया गया तो किस तरीके से इन्होंने उपद्रव मचाया वो आपने देखा। बाइक को निशाना बनाया, कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। चलिए कुछ और जानकारियां हम आपको बताने जा रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में राम भजन बजाने पर विवाद हो गया। भगवान के भजन पर मुस्लिम पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई, कहा कि बंद कर दो। कट्टरपंथी सोच वालों ने शादी वाले घर के सामने हंगामा शुरू कर दिया। हिंदुओं के कार्यक्रम में मुस्लिमों ने जमकर पत्थरबाजी कर दी। शहर कोटडा वोरानगर रोजा में इसके बाद जबरदस्त बवाल हो गया। मुस्लिम उपद्रवियों ने दर्जनों बाइक को नुकसान पहुंचाया, उन्हें तोड़फोड़ कर दी। आधा दर्जन से ज्यादा कार के शीशे तोड़ दिए गए। मुसलमानों के उपद्रव से शादी में भयंकर उथल पुथल मच गई। विवाद की वजह से बारात आधे रास्ते से ही उन्हें वापस लौटना पड़ा और शादी वाले परिवार की जो खुशियां हैं वो मातम में बदल गई। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है, लोग डरे हुए हैं। हिंदू समाज ने पुलिस से उपद्रवियों पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने जांच के बाद कड़ी कार्रवाई का भरोसा दे दिया है। यानी कि पुलिस ने कहा। अब चलिए रूपा सोलंकी जो कि डीसीपी अहमदाबाद हैं, जोन 3 के, क्या कहते हैं। कल रात को जो कंप्लेनेंट है उनके वहाँ शादी थी और शादी में डीजे बज रहा था। ये डीजे बजने का सिलसिला 8 साढ़े 8 बजे से चल रहा था। 11:30 बजे तक जब डीजे बंद नहीं हुआ तो जो सामने वाले जो अक्यूज्ड हैं उन लोगों ने वहाँ पे जाके उन्होंने बात की उनसे कि ये साउंड अभी बंद किया जाए। लेकिन वो जो बात कर रहे थे उसमें दोनों साइड से दोनों ने उश्केराहट में एक दूसरे से बात की और बात करने में इन लोगों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। और जो ये लोग बातचीत कर रहे थे और उनमें झगड़ा हुआ, उसमें दूसरे लोग भी आए क्योंकि शोर बहुत ज्यादा हो गया। दूसरे लोग जो पीछे से आए उन लोगों ने जाके गाड़ियों के कांच तोड़े, 3 से 4 गाड़ियों के कांच तोड़े और बाइक जो खड़ी थी उन सब बाइक को गिरा दिया। इतना घटनाक्रम हुआ और पुलिस को जैसे ही कॉल मिला पुलिस जगह पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम में पुलिस वहां पे मौजूद थी। पुलिस ने कंप्लेनेंट की भी फरियाद ली है और सामने की साइड से भी फरियाद ली है। फरियाद रजिस्टर करके हमारी प्रोसेस शुरू हो गई है और अक्यूज्ड अरेस्ट करना भी शुरू हो। तो केवल गुजरात तक बात और नहीं रही बल्कि ये बढ़कर चली आई पटना के उस सड़क पर जहां पर रोजमर्रा की तरह लोगों की भीड़ होती है। हम आपको दिखा रहे हैं दीघा पटना, यानी कि पटना में दीघा एक जगह है, वहां पर लोग सड़कों पर ही नमाज पढ़ने लगे। जो आने जाने वाले लोग थे उन्हें परेशानियां शुरू हो गई और उन्होंने शोर करना शुरू कर दिया। राजधानी पटना की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं दीघा की, जहां पर सड़क पर नमाज और ट्रैफिक जाम। लेकिन ट्रैफिक जाम के बाद क्या हुआ जरा देखिए। ये लोग नमाज पढ़ने लगे लेकिन ट्रैफिक जाम से लोग परेशान हो गए और देखिए उन्होंने किस तरीके से कोई दूसरा रूट अपनाना ज्यादा मुनासिब समझा। ट्रैफिक खड़ी भी मिलेगी, ईमान वाले बनो दोस्तों। हाँ, तो ऐसे रोडों में जगह भी नहीं मिलेगी, इतना ध्यान रखना। जिस दिन मुसलमान नमाज वाला बन जाएगा तो ऐसे ही रोटे। तो केवल भारत की सड़कों पर नहीं बल्कि अमेरिका आपको लिए चलते ही, अमेरिका की सड़क है। अमेरिका में सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए बैठ गए। अब जो अमेरिकी थे इसे देखकर गुस्से से लाल हो गए कि ये क्या हो रहा है। चलिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो अमेरिका में तमाशा करने की कोशिश की गई, लोग नाराज हुए। लेकिन बांग्लादेश में देखिए कट्टरपंथी ने मंदिर पर पत्थर फेंके, मंदिर को भी नहीं छोड़े। और ये बांग्लादेश की तस्वीरें बता रहे हैं कि ये चपाइन बावगंज में एक मंदिर है जहां पर दनादन पत्थरों की बरसात हो रही है। तो सड़क पे नमाज और ट्रैफिक की व्यवस्था जो है, सड़कों पर जो व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा सी गई है। और ऐसे में जो कोशिश की जा रही है और ऐसे में
ऐसे में जो स्थिति है वो बिल्कुल चरमरा सी गई। सड़कों पर हम आपको दिखा रहे हैं, कट्टरपंथी ने मंदिर पर पत्थर फेंका और कट्टरपंथी जो सोच है कुछ इस तरीके से नजर आती है। राजधानी पटना में बीच सड़क पर नमाज पढ़ी गई, तस्वीरें आपने देखी, लोगों को परेशानियां हुई। दीघा में अटल पथ के पास जाम की स्थिति हो गई। नमाज की वजह से जो आम लोग हैं वो परेशान थे। अहमदाबाद में भी आपने देखा सड़क पर ही नमाज पढ़ी गई। सड़क पर नमाज से आम लोगों में नाराजगी थी। हालांकि नमाज पढ़ने वालों पर इसका असर नहीं पड़ा। अमेरिका में बीच सड़क पर आपने देखा कि नमाज पढ़ी गई। वहां टाइम स्क्वायर के पास हजारों मुस्लिम जमा होते हैं, नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। भयंकर विरोध होता है। अमेरिका के जो लोग हैं, सड़कों पर नमाज पढ़ने की छूट संविधान में नहीं है। ये संविधान क्या कहता है हम आपको बता रहे हैं। वक्फ बोर्ड भी सड़क पर नमाज की इजाजत नहीं देता। नमाज केवल इबादत गाह में पढ़ी जानी चाहिए। जुमे जैसे दिन पर जब भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है तो प्रशासन गाइडलाइन जारी करता है। इस्लामिक देशों में इसे लेकर सख्त कानून है। संयुक्त अरब अमीरात में सड़क पर नमाज गैर कानूनी है। इसके अलावा कतर, पाकिस्तान, कुवैत, सऊदी अरब, इंडोनेशिया में भी खुले में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। सड़क पर नमाज पढ़ने वालों से जुर्माना तक वसूला जाता है। चलिए अनु कपूर को जरा सुनते हैं, जो अभिनेता हैं खुलकर कह रहे हैं ये गलत है, और क्या कुछ कहते हैं उनकी जुबान से सुनिए। ये राजनीति है, ये राजनीति है, और इसमें उन कमजोरियों का तत्व है जिन्होंने हिंदुओं का शोषण करके उसका लाभ उठाया। और हिंदू कभी एकत्रित नहीं हो सकता। अनुशासन होना बहुत जरूरी है। हिंदू का अनुशासन से एकता आएगी, तभी हम शत्रु का सामना कर पाएंगे। धर्म, जाति, संप्रदाय भूल जाइए, केवल याद रखिए हिंदू। आपने कहा हिंदुत्व, हिंदू कुछ नहीं है, एक ही बात है, एक ही बात है भाई। और मैं आपसे बोलता हूं, वो लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं बोलते हुए, शर्म आती। शर्म किस बात की बे? क्यों शर्म करती? अच्छा, शर्म क्यों कर रहे हो तुम? 130 क्रिश्चियन राष्ट्र हो सकते हैं, 56 इस्लामिक राष्ट्र हो सकते हैं, 10-11 कम्युनिस्ट राष्ट्र हो सकते हैं, 9-10 बुद्धिस्ट राष्ट्र होता है, तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है? होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदू राष्ट्र होगा तो पूरा विश्व सुख और शांति की बंसी बजा पाएगा। तो आतंकिस्तान से ऑपरेट हो रहे पत्थरबाजों पर अब कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन आतंकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। लेकिन मनवाना पड़ेगा, क्योंकि यहां आतंकियों को खाक में मिला दिया जाएगा। तस्वीरें अब इस बोर्ड पर लाते हैं, जरा देखिएगा तस्वीर। सेना ने 3 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। ये किश्तवाड़ का इलाका है। लगातार ऑपरेशन वहां पर चलाए जा रहे थे और ये कामयाबी मिली। और सबसे बड़ी बात, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जैश कमांडर सैफुल्लाह, जो कि इनामी था 10 लाख रुपए का, मार गिराया गया। तो जहां आतंकी छिपे हुए थे वहां पर ड्रोन से निगरानी की गई, और ड्रोन से देखने के बाद पता चला कि एक बड़ा बंकर है और उस बंकर को ध्वस्त कर दिया गया। एक के बाद एक गोले बरसाए गए। तो सेना ने जब ड्रोन से अटैक करना शुरू किया तो उस बंकर पर सिर्फ गोलियों की आवाज, तड़तड़ाहट देखने को मिली। और तस्वीरें बता रही हैं कि भागने का मौका नहीं मिला। तस्वीरें सेना का ऑपरेशन किस तरीके से कामयाब हुआ, ड्रोन अटैक के बाद की तस्वीरें। और ये जो सैफुल्लाह का जो शव है वो जला हुआ है, यानी कि अटैक इतना भीषण था कि शव बिल्कुल राख में तब्दील हो गया। तो मारे गए आतंकियों के पास से क्या मिला ये हम आपको दिखा रहे हैं। मारे गए आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल बरामद की गई है और उसकी कई मैगजीन यहां पर पड़ी हुई है। ये कामयाबी मिली है सुरक्षा बलों को। आतंक के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया गया उसमें कामयाबी, सैफुल्लाह की मौत और उससे बरामद 2 AK-47 राइफल। लेकिन यह ऑपरेशन इतना आसान नहीं था। इसे सफल बनाने के लिए सेना ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, ड्रोन का इस्तेमाल किया और लगातार निगरानी रखी जा रही थी ताकि आतंकियों के ठिकानों को साफ तौर पर देखा जा सके। ऑपरेशन में मदद ली गई हेलीकॉप्टरों की। और किश्तवाड़ का जो इलाका है जहां लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, वहां पर सेना का जो ऑपरेशन मूवमेंट जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। हालांकि एक गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही थी। किश्तवाड़ में सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया और कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसके तार कैसे तमिलनाडु से जुड़ जाते हैं, क्योंकि गिरफ्तारियां तमिलनाडु में होती है, आतंक के मददगारों पर एक्शन। ये जो लाल घेरे में नजर आ रहा है शख्स,
इसकी गिरफ्तारी बहुत बड़ी सफलता, क्योंकि ये आतंकियों को मदद पहुंचाते थे। कुल 6 लोग जिनके चेहरे पर शिकन तक नहीं है। पाकिस्तान में बैठा आतंक का आका भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। आतंकी राजधानी दिल्ली को दहलाने के ख्वाब देखे जा रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना आतंकियों को खाक में मिला रही है। उनके सीने में गोली दागकर उन्हें जहन्नुम पहुंचा रही है। जम्मू के किश्तवाड़ में सेना ने 3 आतंकियों को ठोक दिया। मरने वालों में एक जैश का कमांडर सैफुल्लाह शामिल है। कश्मीर घाटी में आतंक का सफाया हो रहा है। वहीं कोलकाता से लेकर तमिलनाडु तक आतंक के मददगारों की धरपकड़ की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जो देश को दहलाने की साजिश कर रहे थे। पिछले 10-15 दिनों से सभी संदिग्ध आतंकी तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में फर्जी आईडी के आधार पे बसे हुए थे और लगातार देश विरोधी पोस्टर को जगह जगह पे चस्पा कर रहे थे। लगभग 10 दिनों तक पुलिस की टीम जो इन सभी का इनपुट जुटाती है और आखिर में 6 लोगों को तमिलनाडु के अलग अलग लोकेशन से गिरफ्तार किया गया और जो अन्य 2 को पकड़ा गया है उनको पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। कश्मीर घाटी से लेकर दिल्ली तक आतंकियों और उनके मददगारों पर शिकंजा कसा जा रहा है। संदेश साफ है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आतंकियों को खाक में मिला देंगे। तो जहां जहां आतंक और जहां जहां आतंकी, सबको खाक में सेना के जवानों ने अपने ऑपरेशन के जरिए मिला दिया मिट्टी में। चलिए हम आपको कुछ और जानकारियां देते हैं। जम्मू कश्मीर में सेना ने 3 आतंकियों को ठोक दिया। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। मरने वालों में जैश का जो कमांडर है सैफुल्लाह, वो भी शामिल था। रविवार की सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ शुरू हो जाती है। सेना को इलाके में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलती है। सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने पहले फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों ने आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से निगरानी की गई, पता लगाया गया। ड्रोन की मदद से आतंकियों के जो ठिकाने थे जहां वो छुप कर बैठे थे, उसे उड़ा दिया गया। 2 आतंकियों के शव बिल्कुल जलकर खाक हो गए। तीसरे आतंकी को गोलीबारी में ढेर कर दिया गया। सेना का ऑपरेशन त्राशी 18 जनवरी से जारी है। 36 दिन में, मात्र 36 दिन में सेना ने 4 बड़े आतंकियों को मार गिराया है। 4 फरवरी को सेना ने आतंकी आदिल को ढेर किया था। इसके अलावा आदिल, सैफुल्लाह समेत कुल 4 आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे। चारों आतंकी पाकिस्तान के रहने वाले थे और पिछले काफी दिनों से कश्मीर की जो घाटी है उसमें काफी एक्टिव थे। आतंकी विरोधी गतिविधियों को ये अंजाम देने की फिराक में थे और चारों आतंकियों को सेना ने जहन्नुम में पहुंचा दिया। यानी कि अब पाकिस्तान के हर आतंकी का यही अंजाम होने वाला है। तो ये बिल्कुल तय है इस एक्शन के बाद। चलिए, गुरसिमरन बता रहे हैं ग्राउंड जीरो से, उस रिपोर्ट को देखना जरूरी है कि कैसे सुरक्षा बलों ने ये कामयाबी हासिल की है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जैश का सबसे बड़ा कमांडर सैफुल्लाह मारा गया। सैफुल्लाह पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। ये ऑपरेशन आज से 36 दिन पहले शुरू किया गया, यानी कि 18 जनवरी को ऑपरेशन त्राशी 1 की शुरुआत हुई थी। इसमें सुरक्षा बलों को आतंकियों ने कई बार चकमा दिया। आतंक का कमांडर सैफुल्लाह भी सुरक्षा बलों को 5 बार 18 जनवरी, 22 जनवरी, 24 जनवरी, 30 जनवरी और फिर 4 फरवरी को चकमा देकर, लेकिन आज जो है सुरक्षा बलों ने एक ठोक में इस आतंकी को ढूंढ निकाला। इस आतंक के बड़े कमांडर का उसके 2 साथियों के साथ पूरी तरह से सफाया कर दिया। बॉडीज और वेपन्स वगैरह रिकवर हो गए हैं। जैश ए मोहम्मद काफी दिनों से इस इलाके में को अपना एक गढ़ बना रहा था, इन घने जंगलों का, टेरेन का फायदा उठा के, एडवर्स वेदर का फायदा उठा के। ये एक मेजर सेटबैक है उनके लिए कि इतने रिलेंटलेस ऑपरेशन में कुछ सेफ नहीं है। भारतीय सेना की नजर में अगर आप आ गए तो आप सेफ नहीं हो, उसके बाद आप कहीं भी हो। हम रिलेंटलेस ऑपरेशन करने की काबिलियत रखते हैं, बिना रुके, बिना थके। थिंग और मतलब अंत में मैं सिर्फ वो जो व्हाइट नाइट कोर का जो उन्होंने मैसेज डाला है कि उसी को रिपीट करना चाहूंगा। लिखा है नो स्पेस नो सेंचुरी, यानी कोई जगह नहीं, कोई छिपने की जगह नहीं टेररिस्ट्स के लिए, आतंकवादियों के लिए, और यही होना चाहिए।
लेकिन कैसे ये तार जुड़े हुए ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि कोलकाता से भी एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है, उसकी तरफ हम आपको दिखाते हैं। 2 लोग पकड़े गए हैं। ये वो 2 लोग हैं। बंगाल के मालदा से 2 संदिग्ध को पकड़ा गया है और इनके बारे में पता चला है कि ये मददगार थे आतंकियों के और दिल्ली को दहलाने की ये साजिश रच रहे थे। आ जाओ सर, एक बार तो केवल 2 तक बात सीमित नहीं है, कुल 8 ऐसे आतंकी हैं जिनको पकड़ा गया है। 8 संदिग्ध हैं जिनके चेहरे ढके हुए हैं, लेकिन इनके कारनामे ढके हुए नहीं, बल्कि ये दिल्ली को दहलाने की पूरी प्लानिंग, पूरी योजना पर काम कर रहे थे। लेकिन इनके पीछे कौन था उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। पकड़े गए आरोपियों ने हैंडलर का नाम ले लिया है और ये है वो हैंडलर शब्बीर अहमद लोन। और लेकिन ये कहाँ बैठा है ये हम आपको बता रहे हैं, ये बांग्लादेश में बैठा हुआ है और वहीं से आतंकी वारदात के लिए सभी को ट्रेन करता है। ये बड़ा हैंडलर है। तो एक बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो कोशिश की जा रही है और कोशिश इस बात को लेकर कि कैसे दिल्ली को दहलाया जाए, भारत को दहलाया जाए। तो आतंक के बांग्लादेश मॉड्यूल का अब खुलासा हो गया। 8 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली पुलिस को आतंकी साजिश के जो इनपुट मिले थे उस पर कार्रवाई हुई। लाल किला के आसपास के जो इलाके हैं आतंकियों के निशाने पर थे और दिल्ली पुलिस ने इंटेलिजेंस के आधार पर संदिग्धों का पीछा किया। 6 संदिग्ध तमिलनाडु से पकड़े गए, 2 संदिग्ध बंगाल से, मालदा से गिरफ्तार किए गए। इनके पास से फर्जी आधार कार्ड मिला है, 8 मोबाइल फोन मिले हैं, 16 सिम कार्ड मिले हैं, कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। संदिग्ध आतंकियों ने दिल्ली, कोलकाता में फ्री कश्मीर के पोस्टर लगाए थे और संदिग्ध आतंकियों को आतंकी संगठनों से एक फंडिंग मिल रही थी। 8 आरोपी सोशल मीडिया के जरिए आतंकी संगठनों से जुड़े थे और दिल्ली पुलिस को जांच में एक चौंकाने वाली जानकारी का पता चला। 8 संदिग्ध बांग्लादेश में मौजूद हैंडलर शब्बीर शाह के संपर्क में थे। शब्बीर लोन, जिसे शब्बीर शाह के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में अगर आप देखें तो 2007 से ही लश्कर के चीफ हाफिज सईद के संपर्क में है। 26 से 11 हमलों के मास्टरमाइंड जकी उर रहमान लखवी के सीधे संपर्क में था। 2007 में शब्बीर शाह दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। 2017 में शब्बीर शाह को जेल से रिहा कर दिया गया और उसके बाद वो भारत छोड़कर भाग गया। शब्बीर शाह बांग्लादेश में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है और भारत में हमले कराने को लेकर युवाओं की भर्तियां कर रहा है। लश्कर चीफ हाफिज सईद के निर्देश पर आतंकी साजिश रच रहा है। तो एक बड़ी जानकारी हम आपको बताई। लेकिन दिल्ली एसीपी का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए किस तरीके से इन्होंने कामयाबी पाई है इन सभी को पकड़ने में। बड़ी टीम गई कलकत्ता में और वहां की लोकल पुलिस की मदद से 2 लोगों को गिरफ्तार किया और ये 2 लोग, इनमें से एक उमर फारूक और इसके साथ एक बांग्लादेशी रॉबिल उल इस्लाम। रॉबिल इस्लाम बांग्लादेशी है, कंफर्म्ड है। पहले भी ये 2007 में जब एक बार इंडिया आया था तो पकड़ा गया था और इनसे कहानी का खुलासा हुआ कि दिल्ली में कई जगह जो एंटी इंडिया पोस्टर्स लगाए गए थे, टेररिस्ट को इगलाइज करते हुए जो पोस्टर्स लगाए थे, वो इन्हीं दोनों ने लगाए थे। बाद में पता चला कि इंट्रोगेशन से और इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इनको डायरेक्शन जो है वो बांग्लादेश में बैठा हुआ एक शब्बीर अहमद लोन दे रहा था। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। पंजाब के गुरदासपुर से भी एक तस्वीर आई जहां एक एएसआई और एक सिपाही को जान से मार दिया गया। अब देखिए यहां पर जो जांच का एंगल है वो कुछ और बता रहा है। यहां पर जांच का एंगल, क्योंकि बॉर्डर का इलाका था और ऐसे में बॉर्डर से 1 किलोमीटर के दायरे में यह घटना घटी, तो पुलिस और बीएसएफ दोनों ही इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकी या फिर गैंगस्टर, इस वारदात की आशंका यहां पर गहराती जा रही है। लेकिन कुछ और जानकारी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ नए इनपुट्स जो हैं मिल चुके हैं और इनपुट्स ये बता रहे हैं कि इसके पीछे किसी संगठन का हाथ हो सकता है। पंजाब के गुरदासपुर में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या हो जाती है। पंजाब पुलिस की चौकी में एएसआई और होमगार्ड का जो मर्डर होता है और रात के 1 बजे की घटना बताई जा रही है। दावा है कि कुछ लोग चौकी में घुसे, गोली मारकर फरार हो गए। गांव के सरपंच ने घटना की जानकारी दी और पुलिस पहुंचती है वहां पर। गुरदासपुर की आदिया पुलिस पहुंचती है इंटरनेशनल बॉर्डर के पास। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से पुलिस चौकी की जो दूरी है तकरीबन
1.5 किलोमीटर बताई जा रही है और वारदात के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। पाक बॉर्डर के पास पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद बीएसएफ भी अलर्ट पर है। बीएसएफ के डीआईजी ने चौकी पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिसकर्मियों की हत्या के पीछे आतंकी साजिश की आशंका जताई जा रही है। दावा है कि आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। वायरल पोस्ट में आतंकी संगठन ने ऐसे और हमलों की चेतावनी जारी की है। गुरदासपुर पुलिस ने भी आतंकी संगठन की जिम्मेदारी को लेकर अभी पुष्टि नहीं की। इधर गुरदासपुर के एसएसपी ने कहा कि आतंकी संगठन के दावे की अब जांच हो रही है। चलिए हम एसएसपी की बात आपको सुनाते हैं कि एसएसपी क्या कह रहे हैं। और एसएसपी का कहना है कि अभी इसके पीछे जो संगठन का नाम सामने आ रहा है, अभी इसके बारे में कोई पुष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਸਪੈਕਟਡ ਗਨਸ਼ਾਟ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਡਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਸ ਹੈ ਉਹ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ। 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ तो एक इंडिया रिजर्व बटालियन ਦੇ ਸੀ, एक PSDC ਸੀ। और चलिए दिल दहलाने वाली उस खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं जो कि गुरुग्राम से है। और गुरुग्राम में क्या होता है, प्रेमी और प्रेमिका की पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। यहां पर देखिए, गुरुग्राम में प्रेमी बन गया शैतान, लेकिन उस पुलिस ने आरोपी प्रेमी को अरेस्ट कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब पता लगाया जा रहा है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया, क्यों किया। तो एक बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। प्रेमी ने जो भी हरकत की, अब इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जो महिला संगठन है और चलिए जो पीड़िता है वो क्या कह रही है वो भी देखिए। उसने मुझे पहले वो किया, बहुत मारा, जमीन पर फेंक के बहुत ज़्यादा मारा। उसके बाद उसने मेरे सर पर वो मिट्टी का मटका दौड़ा, स्टील के बॉटल से सर पर बहुत ज़्यादा मारा। उसके बाद लात मारा, अलमारी में जाके देखे मारा सर को। 3 दिन तक वो मेरे प्राइवेट पार्ट को जलाता था। फिर मेरे पैर को चार्जर के तार से बांध के उसमें वो चाकू से वो मार्क बना के उसके ऊपर तार से कुछ मारता था पैरों में। रोज मेरे प्राइवेट पार्ट्स सैनिटाइजर से जलाता था। मेरे पैर को, मेरे हाथ को भी होल किया। तो आरोपी की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन पीड़ित की जो मां है और जो पुलिस है, दोनों के बयान एक साथ आप सुनिए। दुनिया में और कोई कुछ नहीं हुआ, निर्भया और क्या क्या हो ना, इससे ज्यादा ही है। मेरा लड़की का प्राइवेट पार्ट में रोज मेरा लड़की को मारा 3 दिन, मैंने रोज 3 बार सैनिटाइजर डालता है और आग लगाता है। सैनिटाइजर डालता है, आग लगाता है, पूरा काला करके पूरे। और कहाँ पे चोट? अरे मेरी लड़की का छूटों पे मैस्टर देके ऐसे पकड़ के रखा, जला दिया। और ये अंगुली में ये हैंड से बोला सैनिटाइजर पकड़ो, ये पकड़ के ये अंगुल ये आग लगा दिया, ये आग जल रहा है। इसमें विक्टिम की फैमिली के द्वारा गुरुग्राम पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था कि उस लड़की को कहीं पर उसके किसी दोस्त के द्वारा उसकी पिटाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा इस लड़की को रेस्क्यू किया गया था और उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया था, जो कि फ़िलहाल अंडर ट्रीटमेंट है, जिसकी जो स्थिति है वो फ़िलहाल स्टेबल है। पुलिस के द्वारा इसमें तुरंत ही कार्रवाई करते हुए जो एक्यूज था, जिसका नाम शिवम था, 19 वर्षीय ये व्यक्ति था, इसको तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इस केस में कंप्लेनेंट की जो रिटन कंप्लेंट थी उसके बेसिस पर जो सेक्शंस, उसमें सीरियस सेक्शंस थी, जिसमें रेप के साथ में और अन्य जो सेक्शन थी वो पुलिस के द्वारा लगाई गई हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, जहां पर प्रयागराज की जो पुलिस एक बार फिर से वाराणसी जाएगी। एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से और एक बड़ी कार्रवाई होने की पूरी आशंका यहां पर अब जाहिर की जा रही है। प्रयागराज पुलिस जल्द ही वाराणसी जाने वाली है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कुछ और जांच, कुछ और डिटेल्स खंगालने की कोशिश की जाएगी। और इस पूरे मामले में, अवमुक्तेश्वरानंद मामले में अब जो जांच है वो अब अपनी गति में है, अपनी दिशा में है। और ऐसे में सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है।
और आज का सूत्र क्या है? आज का सूत्र है संत प्रेमानंद जी महाराज से जुड़ा हुआ। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि क्रोध विनाश का मूल है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, मौन रहें, दूसरे की निंदा ना करें, दूसरे क्या कर रहे हैं इस पर बिल्कुल ध्यान ना दें, केवल खुद को सुधारने की दिशा में काम करते रहें और सबसे बड़ी सलाह, लोगों से उम्मीदें ना रखें, इससे दुख और पीड़ा होती है, केवल ईश्वर से प्रेम करें। तो ये था आज का सूत्र, लेकिन कल फिर से मुलाकात होगी और कुछ और खबरें बनाएंगे। तब तक के लिए जहां भी रहिए मस्त रहिए, अपनों के साथ रहिए और देश हित की भावना को सर्वोपरि रखिए। जय हिंद। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH